महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने ऐसा बयान दिया है कि महाराष्ट्र तथा देश की राजनीति का माहौल गर्म हुआ है। सोमवार को अजित पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर यह साबित हो जाए कि जालना में मराठा मार्च पर लाठीचार्ज करने का आदेश हमने यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मैंने दिया था, तो हम तीनों राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अजित पवार ने विपक्ष को चुनौती दी कि अगर ये आरोप साबित न हो सके तो वे राजनीति से संन्यास ले। हालांकि शरद पवार ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार की खबर ली है। वह मंगलवार को जलगांव में एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। इस समय शरद पवार ने अजित दादा की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि हम इतना जानते हैं कि लाठीचार्ज हुआ था। इस घटना के जो भी वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें पुलिस बल का उपयोग करते हुए लाठियां चलाते नजर आ रहे हैं। इसकी तह तक जाना सरकार का काम है। अब सरकार को बताना चाहिए कि लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया, क्यों दिया और क्या इसकी ज़रूरत थी। शरद पवार ने कहा क्योंकि व्यवस्था आपके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। इस मौके पर शरद पवार से देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बारे में पूछा गया। मराठा प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मराठा मार्च पर लाठीचार्ज की जिम्मेदारी लेते हुए गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बारे में जब शरद पवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह ठीक है, उन्होंने माफ़ी मांगी ना, इसका मतलब है कि इस बारे में कुछ तो स्पष्टता हुई है कि लाठी से हमला किसने किया और क्या किया। बाकी फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, इसका सरकार को जवाब देना चाहिए। पवार ने आगे कहा कि जिस गोवारी मामले का जिक्र देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं वह 28 साल पहले हुआ था। उस समय हम सत्ता में थे। यह लाठी हमला नहीं बल्कि भगदड़ थी। उस समय इस सबके लिए जिम्मेदार मधुकर राव पिचड़ ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जब हम सत्ता में थे तो मुंबई में भी एक घटना घटी, फिर आर पाटिल ने इस्तीफा दे दिया और अब भी मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। खासकर भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने ये मांग की है। पिछले 2 उदाहरण देखे तो मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। शरद पवार ने सुझावात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई इससे प्रेरणा ले तो इस्तीफे के बारे में सोच सकते हैं। इस मौके पर शरद पवार ने मराठा समुदाय को ओबीसी के कोटे से आरक्षण देने के मुद्दे पर बात की। कुछ लोगों का कहना है कि मौजूदा आरक्षण कोटे से ओबीसी समुदाय की हिस्सेदारी लेना अनुचित है। इसे नज़रअंदाज करने से काम नहीं चलेगा। एक विकल्प यही है कि मौजूदा आरक्षण 50% में बदल कर दिया जाए। यदि संसद में संशोधन के माध्यम से अतिरिक्त 15 से 16% आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है तो मराठा आरक्षण का मुद्दा हल हो सकता है। हालांकि शरद पवार ने कहा कि अगर कोई इस मुद्दे पर मराठा और ओबीसी समुदाय के बीच विवाद पैदा करना चाहता है तो उन्हें हमारा समर्थन नहीं होगा। तो देखा अपने मराठा आरक्षण पर पवार चाचा भतीजे अब आमने सामने हैं। देखना होगा कि शरद पवार के जवाब पर अजित पवार द्वारा क्या पलटवार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की पोल खोल अब उनके ही पूर्व साथी रहे बड़े नेता कर रहे हैं। अब एक और खुलासे से उद्धव ठाकरे की बेचैनी बढ़ने वाली है और इस बार उन पर निशाना साधा है एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के वरिष्ठ नेता गजानन कीर्तिकर ने। क्या कहा उन्होंने उद्धव ठाकरे के बारे में बताते हैं आपको। दरअसल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे हमेशा कहते रहे हैं कि वह किसी साधारण शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन 2019 में सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना के अपेक्षित चेहरा यानी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया। शिवसेना नेता गजानन कीर्तिकर ने अपनी किताब में खुलासा किया है कि 2014 में उप मुख्यमंत्री का पद एकनाथ शिंदे को देना पड़ेगा, इसलिए पार्टी ने उस वक्त उप मुख्यमंत्री पद को मंजूर ही नहीं किया था। उन्होंने अपनी किताब में इस बात का भी जिक्र किया है कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी शिवसैनिक रोड पर और उनकी झोली खाली ही है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद गजानन कीर्तिकर ने अपने राजनीतिक सफर पर आधारित एक किताब शिवसेना लोकाधिकार और मैं लिखी है, जिसमें उन्होंने ये सभी दावे किए हैं। पुस्तक का विमोचन रविवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया था। दरअसल आपको बता दें कि 2019 में राज्य में महाविकास आघाड़ी सत्ता में आई। इस बार मुख्यमंत्री का पद तो शिवसेना को दे दिया गया, लेकिन महत्वपूर्ण मंत्री पद एनसीपी और कांग्रेस को दे दिए गए। दरअसल जब एक आम शिवसैनिक को मुख्यमंत्री पद देने का मौका आया तो उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बन गए। कीर्तिकर ने अपने पुस्तक में ये उल्लेख किया है कि ये कुछ हद तक आश्चर्यजनक था। मुख्यमंत्री स्वयं पार्टी के मुखिया थे। इसके अलावा तीनों दलों की सरकार चलाना एक कठिन कार्य था, इसलिए संगठन में यह सुगबुगाहट थी कि संगठन निर्माण की उपेक्षा की जा रही है। ऐसी उम्मीद थी कि अगर उद्धव ठाकरे नहीं तो कम से कम युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे शिवसैनिकों से मुलाकात करेंगे, लेकिन वह भी विफल रही। आदित्य ने मंत्री पद तब ग्रहण किया जब उनसे संगठन निर्माण के फॉर्मूले के साथ राज्य भर में दौरा करने की उम्मीद की गई थी। किताब में बताया गया है कि इसका संगठन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और पार्टी एक बार फिर बड़े टूट की कगार पर खड़ी हो गई। जब शिवसैनिकों की पार्टी से मुलाकात नहीं हुई तो एकनाथ शिंदे ने शिवसैनिकों का समर्थन किया।
हालांकि दरबारी हमेशा एकनाथ शिंदे के खिलाफ साजिश रचते रहे। 2014 में भी शिवसेना के हिस्से का उप मुख्यमंत्री पद पार्टी ने ये सोचकर नहीं स्वीकार किया था कि यह पद एकनाथ शिंदे को देना पड़ेगा। उन्होंने किताब में लिखा है कि राजनीति में कार्यकर्ता बड़ा होता है तो पार्टी बड़ी होती है, और पार्टी बड़ी होती है तो पार्टी का नेता बड़ा होता है। उन्होंने ये भी कहा कि दरबारी इस बात को भूल गए थे। अगर पार्टी के 40 विधायक और 12 सांसद बीजेपी के साथ सुलह कर गठबंधन करने की राय रखते हैं तो जाहिर तौर पर नेतृत्व की ओर से पार्टी के हित में फैसला लिया जाने की उम्मीद थी। लेकिन पार्टी को चाहे कितना भी नुकसान हो, महाविकास आघाड़ी नहीं छोड़ेंगे, यह बात जानने से परे थी। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे उनकी कार्यशैली पर आपत्ति है। तो देखा आपने, उद्धव ठाकरे की पोल अब उनके साथी रहे नेता खोल रहे हैं। अब कीर्तिकर के लगाए गए आरोप के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे की तरफ से इस पर क्या पलटवार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। शिवसेना यूबीटी के बड़बोले सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए बड़ा बयान दिया है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्म हो सकता है। दरअसल मीडिया से बात करते हुए राउत ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने हमें एक विशेष सत्र के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन इस सत्र में वास्तव में क्या होने वाला है? क्या हमें शादी, नामकरण, जन्मदिन या बीजेपी के विदाई समारोह के लिए निमंत्रण दिया गया है? ऐसा परोक्ष सवाल उठाकर ठाकरे ग्रुप के सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है, लेकिन प्रमुख मुद्दों को अभी भी गोपनीय रखा गया है। राष्ट्रपति के राजपत्र से इंडिया शब्द गायब हो जाने और इसका उल्लेख भारत किए जाने से तरह तरह की चर्चाएं है। उम्मीद है कि देश का नाम इंडिया शब्द हटाकर सिर्फ भारत बताया जाएगा। इन सभी मामलों पर संजय राउत ने कड़ी आलोचना की है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार बिना किसी एजेंडे, बिना किसी कार्यक्रम के विशेष सत्र बुलाती है। यह विपक्षी दल को विश्वास में नहीं लेती है। विपक्षी दल को सत्र में आमंत्रित किया गया है, लेकिन वास्तव में निमंत्रण किस लिए है? क्या यह शादी निमंत्रण या मोदी का जन्मदिन या बीजेपी का विदाई समारोह है? ऐसा सवाल पूछते हुए राउत ने केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए सत्र की आलोचना की। आपको ये भी बता दें कि विशेष सत्र को लेकर विपक्षी दलों की बैठक हुई है और उस समय हमारी चर्चा में मुख्य रूप से यही सवाल था कि इस देश में क्या चल रहा है। देश का नाम बदलने का काम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान है। जब देश 10 साल में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा तो केंद्र सरकार देश का नाम बदलने का क्या उद्योग कर रही है? राउत ने आलोचना की कि केंद्र सरकार को अब देश के नाम से डर लगने लगा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब से विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तभी से वे असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। साथ ही हमारी टैगलाइन जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया की वजह से भी विपक्षी पार्टियां नाराज हो गई है। हमारे नाम में इंडिया और भारत दोनों है, इससे सत्ताधारियों के पेट में दुखने लगा है। राउत ने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा कि ऐसा कौन शासक है जो देश के नाम से डरता हो? यह सवाल पूछते हुए राउत ने विश्वास जताया कि अब हमें शासकों को अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और अब हमारे गठबंधन को कोई नहीं रोक सकता। तो देखा आपने, संजय राउत ने केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए 5 दिवसीय सत्र पर निशाना साधा है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार अपने इस विशेष सत्र में किस मुद्दों पर चर्चा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। देश में इन दिनों इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच नई जंग छिड़ी हुई है। मोदी सरकार के हर फैसले पर विपक्ष जमकर हमलावर है और एक बार फिर विपक्ष ने हो हंगामा शुरू किया है। दरअसल संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक होगा। इस सत्र में क्या होगा, इसे लेकर हर दिन नई नई भविष्यवाणियां सामने आ रही है और अब नई भविष्यवाणी ये है कि इस सत्र के दूसरे दिन 19 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन में संसदीय कार्यवाही शुरू हो जाएगी। बेशक सरकार की ओर से भी इस संभावना की भी पुष्टि नहीं की गई है। दरअसल इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र के त्योहार गणेशोत्सव के दौरान मोदी सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाने का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस और ठाकरे समूह ने भी इसकी आलोचना की है। इसके जवाब में कहा जा रहा है कि सरकार ने गणेश चतुर्थी के मौके पर ही कामकाज को नई संसद में शिफ्ट करने का फैसला किया होगा। दरअसल आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त को समाप्त हो गया था। इसके बाद सरकार ने अचानक 10 दिन के भीतर विशेष सत्र की घोषणा कर विपक्ष को पहला झटका दे दिया। इसके बाद सत्र में क्या होगा, इसे लेकर तरह तरह की भविष्यवाणियां होने लगी। संविधान निर्माताओं ने विशेष परिस्थिति में संसद का विशेष सत्र बुलाने का प्रावधान किया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि रिकॉर्ड बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे भी ज्वलंत है। नई संभावना ये भी जताई जा रही है कि आगामी सत्र में नई संसद में कार्रवाई स्थलांतरण का शुभ मुहूर्त निकाला जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन किया था और राजदंड यानी सिंगल स्थापित किया। बाद में दिल्ली में हुई रिकॉर्ड बारिश के बाद संसद भवन परिसर में कुछ दिक्कतों की बात भी सामने आई थी, पर वो भी बात कोई पक्की नहीं थी। दरअसल आपको ये भी बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल में पहली बार संसद का विशेष सत्र बुलाया है।
इससे पहले वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कानून को लेकर जून 2017 की आधी रात को लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र बुलाया गया था। तो देखा आपने, मोदी सरकार ने विपक्ष को झटका देते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाकर एक नया टेंशन विपक्षी खेमे को दिया है। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या विपक्ष इस पर अपनी क्या राय रखता है। फिलहाल तो मोदी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष काफी हताश और निराश है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।